हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच कुछ आर्ट्स का टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज पहला दिन फर्स्ट क्लास आर्ट्स में कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का किताब का पहला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, पार्ट 1, बिल्कुल आसान भाषा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, ये नाम क्यों पड़ा, यूरोप में ही राष्ट्रवाद नाम क्यों रखा गया, इसको समझना है। यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत कई सारे देश आता है, जैसे फ्रांस आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। यही सारे देश यूरोप के अंतर्गत आता है। इसी देशों के बारे में मुझे पढ़ना है। यूरोप के जो इर्द गिर्द कुछ करीब में जो देश है, उस देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा सा हम लोग इस देश को बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इस देश महादेश यूरोप में हमको राष्ट्रवाद पढ़ना है। यूरोप एक महादेश है, राष्ट्रवाद क्या है, इस सारे चीजों को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में देखेंगे। तो आइए जरा सा हम लोग कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब होगा आर्ट्स का पोस्टमार्टम। आप लोग तो अभी तक में आर्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन आर्ट्स का पोस्टमार्टम नहीं देखे होंगे। तो हम लोग आर्ट्स का पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए, देखते देखते आप सीख जाइएगा कि कैसे आर्ट्स का पोस्टमार्टम किया जाता है। आर्ट्स का पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, ये अब आप देखिए। पवन सर के माध्यम से एक बार जरूर पढ़ें, यानी पवन सर के माध्यम के द्वारा पढ़ना है, वे एक बार जरूर पढ़ के देखना। क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हिस्ट्री क्लास में ही याद कराने का 100% गारंटी है। आपको घर में सिर्फ रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन क्लास में ही याद हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि क्लास में ही याद करें? यदि चाहते हैं तो देखिए कैसे याद होगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे इतिहास है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। इतिहास है जिसे हिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, हिस्ट्री। इतिहास इतिहास के दो शब्दों के मेल से बना है। यदि आपको पूछा जाए कि भाई इतिहास कितने शब्दों से मिलकर के बना है भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। बताइए, इतिहास जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो कह सकते हैं दो शब्द से मिलकर बना है। इतिहास, देखिए इति जोर हास, यहां से हम लोग समझने वाले हैं। इति लिखा हुआ है हास, यहां पे दिया हुआ प्लस, तो इति जोर हास को हम लोग इतिहास कहते हैं। मतलब दो टूटा टूटा हुआ शब्द को पूरा शब्द में लिखा गया इतिहास। तो इतिहास दो शब्दों को मिलने से बना है। जी हाँ मेरे भाइयों एवं बहनों, इतिहास
कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यदि कोई पूछे आप कह सकते हो कि इतिहास 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है इति, दूसरा शब्द है हास। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ मैं वीडियो बनाने जानता हूं और उस पर डाल देने के लिए जानता हूं, बाकी क्या होता मुझे पता नहीं, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। आज मैं ये पीपीटी को बनाया, पूरे अपने हाथों से लिखा, मेहनत किया। कोई भी चीज इंसान के सामने में हार्ड नहीं है, बस उसे आप मेहनत कीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, वो इजी हो जाएगा। मतलब मेरा मैथ बहुत कमजोर था, एकदम खराब था, मेहनत की, लगातार मेहनत की, इसीलिए आज मैथ को मैं उंगली के इशारे पर नचाता हूं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आज इतिहास है, जैसे मैं कोई इतिहास का स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूं, बट मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूं, जिसमें कि होम ट्यूशन में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए हम सभी विषय पढ़ाते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, सब विषय पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बेहतर रहता है। तो सोचे चलो थोड़ा सा यूट्यूब पे भी डाल देते हैं कि जो हम जानते हैं यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, आप लोग भी सीख लीजिएगा, है ना। इसलिए हम यूट्यूब पे थोड़ा सा डालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इतिहास 2 शब्द से मिलकर के बना है, पहला का नाम इति और दूसरा का नाम है हास। तो इति जो होता है, इति का मतलब होता है कि ऐसा अवश्य ही, हास माने घटना हुआ होगा, ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। इतिहास का अर्थ निकल करके सामने में आया कि ऐसा अवश्य ही हुआ होगा, ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। घटना आप लोग सभी बच्चे समझ रहे होंगे घटना क्या होती है। जैसे तुमको कपार फोड़ दिए, खून बह गया, ये क्या है? घटना है। तो हम लोग ये सब घटना के बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं। जो महान पुरुष, जो राजा महाराजा, जो अत्याचार करते थे देश में, यूरोप में किस तरह से अत्याचार करते थे और कैसे उसे काटा गया और उसकी पत्नी को कैसे काटा गया, इसके बारे में पूरा कहानी हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए जरा सा, इतिहास ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये नीचे में जो आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बहुत सारे इंसान आए और अपना अपना योगदान दिए। इतिहास किसे कहते हैं? कोई इंसान लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा के रूप में अपना भाषण देकर गए इतिहास के बारे में, कोई आदमी आया छोटा सा परिभाषा देकर के चला गया। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छोटा रहे कौन बोला, बड़ा के बारे में कौन बोला, छोटे छोटे संक्षिप्त में ऐसा किसने कहा, हर चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अतीत मतलब जो समय आपका बीत गया, माने कई वर्षों पहले की बात मैं बता रहा हूं। अतीत का अध्ययन करना, अतीत का क्या करना मेरे भाई? अध्ययन करना। अतीत का अध्ययन, अध्ययन माने सीखना है, ग्रहण करना है। अतीत का मतलब होता है कि पहले जमाने में जो समय आपका चला गया, उस समय के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? इतिहास कहलाता है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि
अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब आपसे पहला बात, आपसे यदि कोई पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, आप छोटा सा में जवाब दे सकते हो, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हर इंसान अतीत के बारे में जानता है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ मैं ही जानता हूं अतीत के बारे में, तो फिर ये गलत है। बहुत सारे इंसान जानते, आप एग्जाम में भी लिख लीजिए, अतीत जो समय चला गया वही समय के बारे में, ये नहीं कि अब 2 महीना पहले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नहीं। बहुत समय पहले 1869 वगैरह में जब फ्रांस की क्रांति वगैरह शुरू हुआ था, तो हम लोग 1789 वगैरह में ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो पहले के जमाना में जो हम लोग पढ़े थे उसको अभी अध्ययन जो करते हैं उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। देखिए फिर यहाँ पे देखिए इतिहास के बारे में क्या कहा जा रहा है। इतिहास जो है मेरे भाई, इतिहास तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों इतिहास के बारे में जो बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, जिसके बाद बहुत ज्यादा जानकारी है, तो इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना के बारे में, ये जो घटना लिखा हुआ है, बीती हुई घटना के बारे में जो अध्ययन किया है, घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर कहानी को प्रमाण के रूप में दिखाया गया, उसके आधार पर तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना, इतिहासकार बता रहा था, इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पिता इसे इसलिए कहा गया कि इन्होंने इतिहास के बारे में, बीती हुई बातों के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया, बैठ के मेहनत किया, पढ़ा, चाचा के मेहनत किया, पूरा गहन अध्ययन किया, इसीलिए इसे बनाया गया हेरोडोटस इतिहास का पिता। हेरोडोटस। यदि आपसे कोई पूछे कि इतिहास का जनक का मतलब होता पिता, जिसे आप गाना एगो सुने हमने, राजा जनक जी के बाग में, सुने? तो राजा जनक जी के बाग में मतलब राजा जनक का मतलब पिता होता। तो हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता, जो यूनान एक देश है, जो यूनान देश के निवासी थे। निवासी माने रहने वाला, वहीं के थे, यूनान देश के रहने वाले थे। पूछा जाएगा यूनान देश के निवासी हेरोडोटस किसका पिता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस कहाँ के रहने वाला, कौन सा देश का? यूनान देश का निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण पूरा विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया, जबकि जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध रचना यहां से ध्यान देना, राजतरंगिणी से मिलती है। क्या समझे आप? इन्होंने का मतलब होता है हेरोडोटस में। इन्होंने माने हेरोडोटस साहब ने संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त किया, पूरा इतिहास के बारे में जानकारी को क्या क्या प्रस्तुत किया, जबकि जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कल्हण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलती है। पूछा जाएगा आपसे कि जम्मू कश्मीर इतिहास के बारे में कल्हण की प्रसिद्ध रचना किससे मिलती है, तो बोलेंगे राजतरंगिणी से मिलती है। उम्मीद करते कि यहां तक समझ में आया होगा। अब आया आपके बीच में डॉक्टर एस कृष्णामन के अनुसार, डॉक्टर एस कृष्णामन ने कहा कि भाई इसका जो इतिहास का जो डिफिनेशन होगा मैं बताता हूं। तो इतिहास का परिभाषा कौन बताना शुरू कर दिया? डॉक्टर एस कृष्णामन। इन्होंने डॉक्टर एस कृष्णामन के अनुसार एक परिभाषा फिर आपके सामने आया। इतिहास की परिभाषा, इतिहास अतीत, अतीत मतलब जो समय चला गया, अतीत। चलिए आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ इतिहास अतीत और वर्तमान मतलब अभी, अतीत माने पहले, अभी, पहले और अभी के बीच निरंतर चलते रहने वाला विषय है। किसने ऐसा कहा? ऐसा किसने कहा? तो हम लोग बोलेंगे डॉक्टर एस कृष्णामन ने कहा। उनके अनुसार, डॉक्टर एस कृष्णामन के अनुसार, देख लीजिए फिर से ही नाम को, डॉक्टर एस कृष्णामन के अनुसार इतिहास का परिभाषा है। इतिहास का जो परिभाषा है आपका, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर मतलब हमेशा, निरंतर, लगातार, वर्तमान यानी अतीत और वर्तमान अभी वाले के बीच निरंतर चलते रहने वाले जो विषय है, ऐसा किसने कहा? तो आप लोग बताइएगा, डॉक्टर एस कृष्णामन ने कहा। उसके बाद अतीत का मतलब जो होता है जो बीत चुका है, जो बीत चुका उसको हम अतीत कहते हैं। वर्तमान जो गुजर रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, इसी को हम वर्तमान के नाम से जानते, वर्तमान समय कहते हैं। जो आने वाला समय होता है उसी को भविष्य कहते हैं। जो आने वाला है, यहाँ पे है छूट गया, तो जो आने वाला है से भविष्य कहते हैं। तो आप समझ गए, अतीत माने जो बीत चुका है, वर्तमान माने जो चल रहा है, भविष्य माने जो आने वाला है। ठीक है। अब देखिए आपका इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हुए अब आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ चैप्टर 1। चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। यूरोप एक महादेश है जिसमें हम लोग फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी से कुछ कुछ दूरी पर, नजदीक नजदीक दूरी पर ये सारे देश हैं। वहीं पे राजा महाराजा रहा करते थे और अपना शासन जमैले थे। परंपरा वहां से चलते आ रहा था कि आज हम राजा बनेंगे, फिर मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। वो अपना रूल नियम, उसका संविधान अलग रहता था, तो रूल नियम उसका भी अलग था। इस रूल नियम सबको पसंद नहीं था भाई, बहुत अत्याचार होता था। राजा को वहां से कैसे जनता लोग काटा गया, उसको काटा, उसको और उसको पत्नी को भी, लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, यूरोप एक देश है, महादेश है, इसके अंतर्गत कई सारे नजदीक नजदीक में देश है। और राष्ट्रवाद प्रेम होता है, देश के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। वाद का मतलब होता है विचारधारा, आपका विचार। ठीक है, आपका देश के प्रति, राष्ट्र यानी देश, देश के प्रति आपका विचार, स्वभाव आपका क्या है, आप कितना देश के प्रति एकदम ये है, विचारधारा को कहते हैं वाद।
राष्ट्र जो होता है ये देश होता है। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। देश के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। देश के प्रति की होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो बताइए, राष्ट्र देश वाद यानी विचारधारा यानी प्रेम होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद जो होती है, यहां पे देख लीजिए एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि राष्ट्रवाद है क्या? क्वेश्चन मार्क। ये राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछता है, मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश के विकास, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता। किसी देश के प्रति आपका कितना लगाव है, कितना बेहतर विचार है, कितना उस देश के प्रति प्रेम है, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। सीधे याद रखिए यहां से भी, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव का, भावना का विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आप लोग यहां शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे भावना आप लोग समझते होंगे, जो भावना है, जैसे हुर्रे मैं मैच जीत गया, बाप रे यह मकान कितना ऊंचा है, क्या भावना है? हमारा भावना किसके प्रति कैसा है ये तुम समझ सकता। इसलिए मेरे भाई, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है, मतलब अपने देश के प्रति जो है कितना वो लगाव रखता है, वो एकदम पनपती है, उसे तुम राष्ट्रवादी कहते हैं। ये राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। कौन सी भावना? जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति में यदि ये भावना पनपती है, और वैसा भावना उसको लग रहा है, उसे हम लोग राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं। अब जैसे देखिए, यहां से आपका स्टार्ट हुआ 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। अब हम लोग यहां से पहले एक कहानी समझेंगे। उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि इनमें क्या क्या हुआ था, फ्रांस में किसका बोलबाला था, और स्थिति वहां का खराब थी, और पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। तो पादरी और कुलीन क्या होती है, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे।
इस क्रांति की मार को वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू ये ने आगे बढ़ाया। तो कैसे आगे बढ़ाया, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। तो मेरे भाई, क्लास जो ऑफलाइन चलती है उसका टाइम हो चुका है, तो हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप एक सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एक एक से बढ़ाने से ये होता है, पता नहीं मुझे इस क्षेत्र में क्या है नहीं है, लेकिन मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। यदि बेहतर रिजल्ट मिला तो मेहनत करते रह जाएंगे, कुछ दिन मेहनत करेंगे, मेहनत प्रयास छोड़ेंगे नहीं, कुछ दिन तक करते रह जाएंगे। यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा पढ़ाया, यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। और अभी आगे और बहुत कुछ बताने वाले हैं, जो कि हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वो पोस्टमार्टम आप लोग थोड़ा सा अभी देखे हैं, और बहुत सारे मैंने अपने हाथों से एकदम नरम नरम गरम गरम हाथों से लिखा है ना। देखिए, मैं पढ़ाऊंगा समांतवादी क्या है, से रटने की झंझट खत्म। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, रटने की झंझट खत्म। सर्वहरा वर्ग से आप क्या समझते हैं, एकदम रटना नहीं है, पूरा एकदम कहानी की तरह समझ लेना है। साम्राज्यवाद क्या है, आपको साम्राज्यवाद के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट आया, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ। बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ये सारी चीज को हम अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी समस्याओं को एक कहानी के माध्यम से पोस्टमार्टम करके सिखा दूंगा। सिर्फ आप इसे, यदि आपको अच्छा लगा तो आप कहिए कमेंट में कि सर अगले वीडियो भी दे दीजिए, तब मैं दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं दूसरे वीडियो इसके बाद डालूंगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और उसमें लिखिए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, है ना। तो अब आपको अगले क्लास जो हम बताने वाले हैं, राष्ट्रवाद क्या है। अभी यहां तक मैंने बताया कि राष्ट्रवादी क्या है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी बताया गया, ठीक है। अगले क्लास हम बताएंगे 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। जो क्रांति हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, जो लड़ाई हुआ था 1789 में, उसका मुख्य कारण क्या था, उस कारण को अध्ययन कर लेंगे। कारण को अध्ययन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ये सब क्या क्या लिखा हुआ सब याद हो जाएगा। इसे रटने की झंझट खत्म, इसे एकदम याद करना। देखते हैं आपका समय क्या हुआ है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और आगे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। इसलिए हाँ, समय आपका भी 3 मिनट बचा हुआ है ना। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं, ये आपका हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। और हाँ, आ जाओ। तो इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछ डाले और पूछे तो आप इसी प्रकार से जवाब दे सकते हो, है ना। क्या आपको उम्मीद करें कि ये चीज को अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जो कि हम ज्यादा तो अभी नहीं बताए हैं, जितना बताएं उतना ही बेहतर ढंग से बताएं, है ना। अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास। 5 ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, बता दीजिएगा। सबसे पहला सवाल रहा आपका, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर के बना है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 2 शब्द से मिलकर के बना है। पूछेंगे वो 2 शब्द कौन कौन है, आपको बताना है इति और प्लस में हास। इति जोड़ बिति, बिति भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो दो शब्द हो गया, कौन कौन? इतिज और हास। क्या हो गया? इतिहास। अब पूछेंगे कि बताइए भाई इति का मतलब क्या होता है? आप बताइएगा ऐसा अवश्य ही, प्लस है तो उसी में जुड़ेगा। हास का मतलब क्या होता है? घटना हुआ होगा, ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। सही बात। अब पूछते हैं अतीत का मतलब होता क्या है? जी हाँ जी, आप लोग सही आप बोल रहे हैं। अतीत माने जो समय चला गया, जो समय चला गया उसी को हम कहते हैं अतीत। बिल्कुल सुंदर है। इतिहास में तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहास कारकों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से जो उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। जो समय चला गया यानी दब गया, उस दबे हुए चीज को उखाड़ देना, उसे हटाना। मान लिया जाए ये कोई चट्टान वगैरह है, इसके ही जैसे ही गिरा तो बहुत सारा आदमी जो है इसके अंदर दब गया। अब जैसे दब गया एक घटना घटा, ये जो घटना घटा इसी घटना के बारे में हेरोडोटस साहब बहुत गहन अध्ययन किए, हम लोग को अध्ययन करके बता दिए, जिसमें आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। इसीलिए ये जो आपको दिख रहा होगा खून से कितना लथपथ हुआ था ये, और इसमें कौन कौन सा व्यक्ति मारे गए और उस फ्रांस में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजों को हेरोडोटस साहब ने बताया। इसीलिए मेरे भाई कह सकते हैं कि हेरोडोटस साहब बड़ी महान थे, जिन्होंने इस इतिहास को अपने क्षेत्र में इस तरह से घुमाया और इस तरह से बताया गया कि आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं ना। तो ठीक है मेरे भाइयों, आज की क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूं, अगले क्लास मैं आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, ठीक, ओके।